अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर नजीब। और मैं हूँ डॉक्टर सिहाम सिकंदर, ढेरों सलाम। आप सब लोगों को द लास्ट ट्राइब की एक और दिलचस्प एपिसोड में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ के ऊपर, और वो ये है कि रिश्ते जो हैं जिनमें हम अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं, अ, वो आसान चीज़ है उनको मेंटेन करना, मुश्किल चीज़ है उनको चलाना, उनमें रहना जो है वो किस कदर अ उसमें हमें मेहनत की ज़रूरत है या नहीं है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि व्हाई आर रिलेशनशिप्स डिफिकल्ट और आर दे? तो सिहाम आपसे स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल में बेस्ट तरीका यही है कि ये वाली किश्ती जो है उसमें आगे आप ही बैठें। हाँ, सही बात है। इस टॉपिक को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ थोड़ा होता लेते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट अपनी नाज़रीन के लिए, क्योंकि मेरा तो दिल इससे बढ़ा था, लास्ट एक कोई एपिसोड हमने की सेल्फ लव, सेल्फ केयर। तो मेरा बड़ा ही करीबी और बड़ा प्यारा दोस्त है, अमेरिका में होता है। ही इज़ एन एनेस्थेटिस्ट, ही इज़ अ पेन स्पेशलिस्ट। तो उसने पिछले हफ्ते मुझको मैसेज किया, और मैसेज से पहले चंद अल्काब मुझको उसने जोड़े, वो तो मैं इस पे नहीं बयान कर सकता। लेकिन अल्काब देने के बाद मुझको कहता है कि तेरी बात मुझे बड़ी लगी, कि अगर मैं 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी ज़ात के लिए, अपने जिस्म के लिए, एक्सरसाइज़ के लिए निकाल सकता, तो फिर मुझको बहुत गहरी निगाह डालने की ज़रूरत है। तो ही इज़ रीइनिशिएटेड, ही इज़ रीएंगेजिंग, एंड वो बात लग गई उसको। तो मुझको ये कहना इसलिए मुनासिब लगा कि ऐसे ही होता है, कोई कही हुई बात किसी को किसी वक़्त ठीक लग जाती है, वो ठीक टाइमिंग पे बैठ जाती है, एंड पीपल देन तवज्जो करते हैं। सो कमिंग बैक, कि ये रिश्ते निभाने, रिश्ते, रिलेशनशिप्स क्यों डिफ़िकल्ट हैं? व्हाई आर दे डिफ़िकल्ट? तो आई विल स्टार्ट विद सम थिंग्स, और मैं गुज़ारिश करूँगा वो जो रिकॉर्डिंग से पहले यू वर रिसाइटिंग अ शेर, वो भी ज़रूर बोलें। लेकिन मुझको ऐसे लगता है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ वाली कैफ़ियत रहती है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पहले आपसे वो शेर सुनते हैं, वो मुझे दिल को बड़ा अच्छा लगा था। तो हमारे ज़माने में आई थिंक 1950s में नाहीद अख्तर जो जब टीवी पे आई, तो उन्होंने सबसे पहली जो गज़ल मेरे ख़्याल में की, उसके कुछ एक शेर था कि तुमसे उल्फत के तकाज़े निभाए ना जाते, वरना हमको भी ये तमन्ना थी कि चाहे जाते। कि रिश्तों के ऊपर बात जब हम कर रहे हैं तो फिर वो वही बात मैं बैठ के आपसे कर रहा था कि उल्फत के तकाज़े निभाना जो है वो मुश्किल काम है। मेरे ख़्याल में जो मैं देखता हूँ इस चीज़ को शुरू करता हूँ इस चीज़ से कि यार, अ, हमारी लाइफ में जब हम यंग थे तो रिलेशनशिप्स जो थे मेरे ख्याल में उनको या तो हमें ज़बरदस्ती एज़ अ ड्यूटी कराया जाता था, या फिर हमारे अंदर वो डाल दिया गया था इस तरह की उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी कि मैं देखता था कोई दूर दराज में किसी की खुशी है या किसी का कोई फौतगी हो गई है, कोई गम है, तो सब के सब पहुंच जाते थे। जैसे हमारा कल्चर है, और एक दूसरे का ख़्याल रखना, एक दूसरे से बातचीत करना, पूछना, ये चीज़ें जो थी मुझे ये फ़ील होता है कि 80s में, 70s में ये चीज़ें जो थी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। और अब जो है, जो इस वक़्त जो नस्ल जो अ, इस वक़्त जो है नस्ल, वो कोशिश ये करती है, मुझे ये नज़र आता है, या शायद वो किसी वजह से ये करते हैं कि वो सिर्फ़ जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, पेरेंट्स हो गए, हस्बैंड वाइफ के हो गए, या फिर बच्चों के, वो तो चल रहे हैं किसी हद तक, लेकिन बाकी सब जो हैं वो एक तरह से साइड पे कर दिए गए। तो इट माइट नॉट बी लाइक दैट, लेकिन मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग ज़रूर आती है कि हम लोग और चीज़ों में शायद मसरूफ़ हो गए हैं, इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं रही है। तो वो जो चीज़ एक होती थी कि हर एक का सबका पता होना, हर एक का ख़्याल रखना। हाँ, सोशल मीडिया के आने से ये ज़रूर हुआ है कि हमें सबकी बर्थडेज़ का पता चल जाता है, और
ऐसे-ऐसे लोगों को हम बर्थडे विश कर रहे होते हैं, जो खुद क शॉक में आ जाते हैं कि इनको कैसे पता चला कि आज हमारी सालगिरह है। तो वो वाली चीज़ ज़रूर हुई है। लेकिन आई थिंक कि जो किसी के साथ एक कुर्बत रखना, किसी के साथ एक करीबी ताल्लुक रखना, जो रिश्तों में होना चाहिए, मेरे ख्याल में वो कम हो गया है। तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ है या ये मेरा एक ख़्याल ही है? अजीब मुझे महसूस होता है कि यस, ऑब्ज़र्वेशन ठीक ही लगती है और शायद उसकी वजह मेरा ख़्याल है हमारी माशरत, हमारी ज़िंदगी जैसे तब्दील हो रही है। पहले शायद फैमिली साइज़ेज़ भी बड़े होते थे। पहले शायद ज़रा थोड़ा सोशल कैपिटल कह लें, चलो वो ज़रा टेक्निकल टर्म हो जाती है। पर जो अ, कलेक्टिविस्ट तरीका था ना, हम, कम्युनिटी, तो वो कलेक्टिविस्ट तरीका था रहने का, जॉइंट फैमिलीज़ होती थीं। अब ज़रा थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है, न्यूक्लियर वे ऑफ लिविंग है, तो आई थिंक मईशत और जो रहन-सहन है, उसमें भी तब्दीली आई है। तो और ये वेस्ट ने और शायद दुनिया की मईशत ने ये जो 9 टू 5 वाला कॉन्सेप्ट दिया, आई थिंक इसके पीछे भी काफ़ी बड़ा हाथ है। लोगों के पास टाइम थोड़ा है। तो पहले तो मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से वो मैं और आवर कॉमन फ्रेंड अहमर, वो अक्सर कभी बात करते होते थे कि यार वो दिन बड़े अच्छे होते थे कि मतलब द पेरेंट्स वुड बी होम बाय 2:30, दिन ख़त्म, 2:30 बजे उनकी जो भी नौकरी या काम था। तो दोज़ वर डिफरेंट डेज़। बट माय सेंस इज़ कि शायद जो पेरिफेरी के ऊपर रिश्ते हैं, कज़िन्स की एग्ज़ाम्पल दी या बिरादरी की, वो तो वाक़ई शायद ज़रा थोड़े डिस्टेंट हो गए हैं। बट आई फ़ील कि अभी भी जो इम्पोर्टेंट बड़े कलीदी रिश्ते हैं, जैसे माँ-बाप का, मियाँ-बीवी का, बहन-भाइयों का और चंद बहुत ही हमदर्द सुच्चे दोस्तों का, वो शायद अभी भी, वो आई थिंक जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, उसमें तो शायद कोई सर्द महरी, अगर मैं वो लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो नहीं हुआ। आई थिंक शायद वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, तरीका शायद चेंज हुआ है। बाकी सोशल मीडिया, लाइक वी बीन डिस्कसिंग, यार ये बड़ा ही अजीब-सा एक वो छलावा-सा ही है। यू कांट डिपेंड ऑन इट। आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें उससे इन्फ्लुएंस होके अगर आप करते हैं, तो वो भी शायद मुनासिब बात नहीं है। एंड जस्ट टू ऐड एंड देन आई विल रिक्वेस्ट कि ज़रा थोड़ा बात की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं कि क्या मुश्किलात हैं। आई थिंक इंसान वो जैसे एक दफ़ा ब्रूस विलिस एक हॉलीवुड के बड़े मशहूर एक्टर हैं, उनसे किसी ने इंटरव्यू के ऊपर कुछ पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब में ऐसा कहा व्हिच स्टक विद मी। ही सेड कि ज़िंदगी जो है ना, वो सीरीज़ ऑफ रिलेशनशिप्स है। तो मुझे वो बड़ी फ़ैसिनेट की। उन्होंने तो इसको एलैबोरेट नहीं किया, बट आई आई थॉट अबाउट इट एंड कि इसका मतलब क्या है? तो छोटे होते हुए मैं माँ-बाप के साथ एक रिलेशनशिप है, स्कूल जाता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप है, बहन-भाइयों का रिलेशनशिप है और मेरे बड़े जिगर दोस्त हैं, वो जो 40-40 सालों से हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप है। देन मैं क्योंकि टीचिंग और उस प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ है, यू ऑल्सो वर्क, तो मेरे कुछ सीनियर्स हैं, उनके साथ भी रिलेशनशिप है, जूनियर्स हैं, उनके साथ भी रिलेशनशिप है। तो बात में तो बहुत वज़न था कि ज़िंदगी इज़ अ सीरीज़ ऑफ रिलेशनशिप्स, बट लेट्स फ़ोकस ऑन ये जो चंद वेरी सेंट्रल टू आवर लाइव्स, रियली जो मैटर करते हैं, और आई थिंक उसी में हम फ़ेल भी होते हैं नजीब। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की कैटेगरी ज़रा थोड़ी-सी फ़र्क है, उसमें थोड़ी बेतकल्लुफ़ी, और मैं अच्छे हमदर्द दोस्तों की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स फ़ोकस ऑन दीज़ 3-4 वेरी की रिलेशनशिप्स, कि इसमें क्या मुश्किलात हैं, ये होता क्या है?
कहाँ अड़ंगी लगती है, कहाँ बंदा मुँह के बल गिरता है ना? तो लेट्स जंप इनटू दैट। या आई थिंक ये हाँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल अच्छी बातें आपने जो बताई। आई थिंक कि हमें एक चीज़ शुरू में ही समझ लेनी चाहिए कि रिलेशनशिप ईज़ी रिलेशनशिप जो है ना वो एक मेरे ख्याल में एक मिथ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हेन वी से दैट वी हैव टू यू नो बिल्ड अ रिलेशनशिप और मेंटेन अ रिलेशनशिप, आई थिंक वो ईज़ी वाला फैक्टर उसमें है ही नहीं। सो मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ कि हमें ये चीज़ में पहले ही सोच लेना चाहिए कि ये एक मुश्किल काम है। ये टू बिगिन विद वी शुड नो कि ये आसान नहीं है। दूसरा, मुझे ये भी साथ में मैंने बैठ बैठ के जब कल ये टॉपिक को मैं सोच रहा था, तो मुझे ये ख्याल बड़ा आया कि क्या वजह थी कि पहले जो थे लोग ये ज़्यादा बेहतर तरीके से चला लेते थे रिलेशनशिप्स और अब शायद नहीं कर पाते। आई थिंक कि उस ज़माने में जो रोल्स थे वो काफ़ी हद तक जो थे वो अ, आइडेंटिफाइड भी थे और एग्रीड अपॉन भी थे। अ, सबने अपने-अपने रोल, यानी बड़ा भाई जो था उसको पता था कि यार मैंने ये करना है। छोटे को पता था कि मैंने साइकिल लेके भाग जाना है जब भी मौका मिलेगा। इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ को भी पता था कि हमने किस रोल के साथ इस रिलेशनशिप को चलाना है और वो रूल्स वो एग्री भी करते थे कि हमने करना है। सो इट वाज़ नॉट लाइक कि दे वर मेकिंग इट वर्क, इट वाज़ मोर लाइक इट्स अ ड्यूटी एंड वी हैव टू परफॉर्म द ड्यूटी। मुझे ये फीलिंग आती है उस ज़माने में कि उस वक़्त जो था वो ये चीज़ ऐसे चलती थी। अब क्योंकि नए रूल्स निकले हैं और लोगों ने ये ड्यूटी वाला वर्ड जो है इसको पसंद नहीं किया मुझे लगता है, और अब वो कहते हैं कि कोई किसी की ड्यूटी नहीं है और जो भी चीज़ है वो हम करना चाहेंगे तो हम करेंगे, कितनी करना चाहेंगे वो भी हम फैसला कर लेंगे और हम उसके अलावा भी और चीज़ें करेंगे। तो आई थिंक कि ये डेफ़िनेट चेंज मुझे मुझे नज़र आता है। जो बात मैंने की कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो आसान नहीं होते कभी भी, मैं कई बार ये बात ग्रुप्स में बैठ के सुनता हूँ कि लोग करते हैं कि डॉग इज़ द बेस्ट फ्रेंड दैट अ मैन कैन हैव और अ पर्सन कैन हैव। सो मैं उसको बैठ के काफ़ी सोचता हूँ कि यार हम अशरफुल मखलूक़ात 2 बैठ के ये कह रहे हैं कि एक डॉग जो है वो हमारा बेस्ट पार्टनर बन सकता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? बेसिकली मुझे जो समझ आता है वो शायद यही है कि हम एक ईज़ी रिलेशनशिप जिसमें हमारे पार्टनर की हमसे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ़ ये है कि हम उसको वक़्त पे फ़ीड कर सकें, उसको पैट कर सकें, वो भी अगर हम नहीं करते तो वो कहता है इट्स ऑलराइट, आई मीन आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, आपकी गोद में आके 3 दिन खाना ना खाने के बाद भी बैठ जाता है। तो इट्स मेबी इट इज़ दैट कि हम लोग, और ये कई जगह मैंने सुनी है ये बात कि जी इससे तो अच्छा है कि इंसान के पास एक पेट हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो जिसके साथ हम रहें। तो एक्सपेक्टेशंस, फिर अनसेड एक्सपेक्टेशंस जो कि किसी ने बताई नहीं लेकिन वो भी, उसका भी रोल है, वो भी बढ़ गया है शायद। और आई थिंक कि जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में वर्ड जो हमें यूज़ करना चाहिए वो है कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल में वो इट एक्ट्स एज़ अ बेसिस फॉर एनी रिलेशनशिप टू मैच्योर एंड टू ग्रो। तो ये कुछ चीज़ें मैं कल सोच रहा था, तो मैं यही चाह रहा था कि आज आपसे इस चीज़ के ऊपर बात भी करें कि क्या ऐसे ही है कि रिलेशनशिप्स जो हैं ये पहले जो थे एक फिक्स रोल के साथ आते थे और वो रोल हमने माने हुए थे, एक तरह से हम पहले से तैयार थे, और अब हम कहते हैं कि नहीं, हम खुद चीज़ों को सेट करेंगे और हम खुद डिसाइड करेंगे। और दूसरा ये कि हमारी प्रायोरिटीज़ में अब रिलेशनशिप इतने रहे नहीं, और तीसरी ये कि कम्युनिकेशन का रोल इसमें कितना है। सो ओवर टू यू। ऑल वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स। मेरा ख़्याल है ट्रस्ट की भी आप बात कर रहे हैं। आप ये भी बात कर रहे हैं कि गोल्स, expectations, you're also using and suggesting कि गोल्स भी चेंज होते हैं। तो फिर क्या मैं उस एक्सपेक्टेशन को, अगर चेंज हो रही है एक दूसरे से जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, तो फिर
कम्युनिकेट कैसे करें, कैसे रीनेगोशिएट करें, नेविगेट कैसे करें। चूँकि मुझे तो ऐसे ही लगता है नजीब कि मैं अगर उम्र में बड़ा हो रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस भी बन रहे हैं, तो मेरी तो एक इन्नेट एक पर्सनैलिटी तो है जिसको कि मैं लेके पैदा हुआ हूँ। लेकिन जो आज हूँ मैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे एक्सपीरियंसेस का है, मेरी इनसिक्योरिटीज़ का है, मेरे आइडियाज़, मेरे वैल्यूज़ का है। तो ये आप सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट कर रहे हैं और आई थिंक यही चैलेंज है कि विद ऑल द चेंजिंग थिंग्स, इंफॉर्मेशन का भी एक तो फ्लड गेट खुल गया हुआ है। और लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, और हम पिछले वाले एपिसोड में भी बात करते रहे हैं कि जो तर्ज ज़िंदगी है ना, मईशत का रहना सहना, वो भी तब्दील हुआ है। और उस तब्दीली के साथ कुछ नए एवेन्यूज़ खुले हैं, कुछ नई तरह की रोल्स, लाइक यू सेड, वो भी खुल गए हैं। लोग चाहते हैं अपनी शनाख्त, आइडेंटिटी एक्सेट्रा। तो वाक़ई ये तमाम चीज़ें रिश्ते के ऊपर स्ट्रेन भी डालती हैं, ये रिश्ते में फ्रिक्शन भी पैदा करती हैं, ये रिश्ते को बुझा भी देती हैं एट टाइम्स, एंड वी विल कम टू दैट टू। पर रोल्स तो मुझे ऐसे लगता है कि ज़िम्मेदारी, यू सेड कि शायद ये लफ़्ज़ पसंद नहीं रहा आप लोगों को कि जी ज़िम्मेदारी, यू नो, तो नहीं, आई डिसएग्री प्रोबेबली। ज़िम्मेदारी तो अभी भी महसूस होती है लोगों को। आई नो ऑफ मैनी मैनी पीपल। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो जहाँ ज़िम्मेदारी है, वहाँ शायद अपनी हकूक़ की भी बात की आगाही है। पहले शायद तर्ज़ ज़िंदगी कुछ ऐसा था कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते थे, सर्विस में ही जुट जाते थे। उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और कुछ चीज़ें शायद इतनी मुनासिब भी नहीं थीं। तो अपनी राय का होना, अपने ज़हन का होना, वो बड़ा ज़रूरी है। लाइक आई थिंक कल हम जभी वो थोड़े से इसके नोट्स और इसकी हैत-वैत तय कर रहे थे, तो आई वाज़ रेफरिंग टू यू एक प्रोसेस जो मेरे ज़हन में आता है। क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था, तो घर में मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें सुनी, देखी, अननोइंगली पिकअप भी की। तो मेरा फैमिली ऑफ ओरिजिन, जैसा भी टूटा-फूटा हूँ, जैसे भी मेरे वालिदैन थे, अपनी दानिश से तो हर वालिदैन का सेट जो है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। अनटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत ही सीवियरली डिरेंज्ड पर्सनैलिटी या उस तरह की शख्सियत का मालिक हो, या तशद्दुद और वायलेंस वाले भी घर हैं। ऐसे वहाँ पे भी बच्चे बड़े होते हैं, तो वो ज़रा तोड़-फोड़ का ज़्यादा शख्सियत उनकी तोड़-फोड़ का शिकार होती है। तो एज़ एज़ आई वाज़ ग्रोइंग अप, तो मैं पेरेंट्स से भी चीज़ें ले रहा था। अच्छा, फिर ना हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा बयान है, जो कि मैंने अपने वालिदैन को भी कहते सुना, कि लोग क्या कहेंगे? लोग तो ऐसे करते हैं, लोग तो वैसे करते हैं। अच्छा, तो एक वो बयान मेरे ज़हन में लोगों का, माशरे का, सोसाइटी का, या वो जिस तरह फ़िल्म के अंदर है कि वो कपूर साहब का तो मुझको पहला नाम भी नहीं पता, राइट? वो जो थ्री इडियट्स वाली मूवी है, इट मेड सच अ गुड पॉइंट। तो माशरे की भी आवाज़ आई। तो इस सारी के अंदर, लाइक आई वाज़ सेइंग टू यू यस्टरडे, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि अगर कोई भी चैलेंज आए रिश्ते में, अब रिएक्ट करना है, तो मैं ज़रा-सा रुक जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये जो पहला रिएक्शन आया है, क्या ये मेरे माँ-बाप की आवाज़ है मेरे ज़हन में? दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट। जब मेरे ख़ास तौर पे बच्चों के बारे में बात होती है, एंड एज़ अ पेरेंट, बिकॉज़ आई सॉ देम एज़ अ पेरेंट, तो वो रेप्लिकेट हो रहा होता है अननोइंगली बिहेवियर। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या ये माशरे की आवाज़ है कि हो हाय! लोग क्या कहेंगे? राइट? और इस सारी चीज़ में आई ट्राई एंड फाइंड माय ओन वॉइस, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, नहीं आती आवाज़, क्योंकि मैं भी एक शख्स हूँ जो
इसी माशरे का हिस्सा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज़। हम कंटिन्यूअली इवॉल्व भी कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से चेंज हो रही हैं शायद। अ, वो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते और मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे अपने दोस्तों को। और चूँकि मेरा काम इस नौइयत का है कि आई आल्सो सी पीपल इनसाइड माय क्लिनिक, तो पीपल जनरली नजीब रिज़ोर्ट टू क्वाइट एग्रेसिव एंगर। अगर चीज़ उनके मुताबिक नहीं जा रही तो बहुत अथॉरिटेटिव हो जाएँगे, बहुत बेंट इस तरफ को चला जाएगा। वो भी रिश्तों को स्टाइफ़ल कर देता है। आई थिंक प्रोबेबली माँ सिवाय, और वो भी हम देखते हैं अगर एक्सप्लोर कर सकें इस किस्त में, इस सेशन में, इस एपिसोड में। मुझे ऐसा लगता है कि चंद ही बातें हैं जो बिल्कुल वो, अगर आप समझें कि यूनिवर्सली राइट और रॉन्ग है। बाकी तो शायद बाकी सारा कुछ ही रिलेटिव है। अगर मैं ये कहूँ कि जी मेरे बच्चों को तो साइकियाट्रिस्ट ही बनना है, अब मैं चूँकि वो मुझको वो मोतबर भी जानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। अच्छा, वो किसी तरह मैं उनको ज़बरदस्ती साइकियाट्रिस्ट बनाने की कोशिश करूँ और वो बनना ना चाहते हों। अच्छा, ये ड्यूटी है जी, हमारा ध्यान है ना कि माँ-बाप की हर बात मानना, फरमाबरदारी करनी। तो शायद दिस विल क्रिएट क्वाइट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो यूँ बनेंगे, जबकि उनका दिल किसी और चीज़ में है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक कि दीज़ आर ऑल वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स, और हमें इसको ज़रा थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करना चाहिए एंड वी शुड ट्राई एंड फाइंड कि रिलेशनशिप्स में क्या चीज़ है जो कभी-कभार बहुत बड़ा हर्डल बन जाती है, जो हमारे सबसे प्यारे हैं, जिनके लिए हम चाँद से और आसमान से तारे तोड़ के लाने की कोशिश करते हैं। हम उन्हीं को डिसअपॉइंट कर बैठते हैं, हम उन्हीं से लड़ पड़ते हैं। हम और ये रिश्ते जैसे माँ-बाप का है, बहन-भाइयों का है, ये जो खून के रिश्ते हैं। मेरे मेरे पप्पा, हम उनको अबू अंकल कहते थे। सो ही यूज्ड टू से कि सयाम, जो खून के रिश्ते हैं ना, वो ऐसे हैं कि जैसे अगर आप ज़ोर की लाठी पानी पे मारें, तो पानी थोड़ी देर के लिए अलहदा होता है, उसके बाद फिर जुड़ जाता है। तो ये तो जुड़ा रहेगा, खून का रिश्ता है। सो वी नीड टू फाइंड अ वे कि हम कम्युनिकेट भी अच्छे तरीके से कर सकें और अगले का पॉइंट ऑफ व्यू एंटरटेन कर सकें। सो do say something about that and we can then try and navigate के where to take this discussion further. बिल्कुल ठीक। आई थिंक बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल बातें सुनने को मिली। अ, अगर हम इसको बैठ के अभी सोचें कि क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो किसी रिलेशनशिप के पौधे के लिए खाद, पट्टी इनका काम करें और वो उससे ग्रो कर सके। सो व्हाट आर द एसेंशियल्स दैट आर नीडेड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप? क्या वो चीज़ें हैं जो आपके लिए होनी चाहिए? तो अगर मैं इस चीज़ को सोचता हूँ अ, तो मेरे पास, मैं चाहूँगा कि आपके पास भी जो पॉइंट्स आते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो मेरे हुँ, ख़्याल में टॉप 3 हैं जो मेरे माइंड में आती हैं, उसमें सबसे पहले तो जो चीज़ है बड़ी ज़रूरी वो है कम्युनिकेशन। कोई भी रिलेशनशिप बगैर कम्युनिकेशन के नहीं चल सकता मेरे ख़्याल में, और उसको चलाने की कोशिश की भी जाए तो वो क्रैश कर जाता है। तो कम्युनिकेशन मेरे ख़्याल में बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी रिलेशनशिप को बनाने में। दूसरी चीज़ अगर मैं सोचूँ टॉप 3 में तो वो है ईगो। और ईगो से मेरा जो सोच आती है वो ये कि फिक्सेटेड होना एक पॉइंट पे और उसको हर सूरत अ, सब दूसरे से ऊपर डाल के रखना कि जी ये जो चीज़ है ये क्योंकि मैं इस तरह सोच रहा हूँ तो ये तो होनी ही होनी है। तो वो वाली, और फिर कई चीज़ में अपनी गलती ना एक्सेप्ट करना, अगेन दैट इज़ वो ईगो के उसमें। सो दूसरी चीज़ जो है
वो मेरे ख़्याल में जो है वो टॉप 3 में वो यही आती है कि अच्छी कि एक तो आपका उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो, दूसरा ईगोज़ को आपने जो है वो करना है और इसी तरीके से किसी भी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन के साथ कि ट्रस्ट को बिल्ड किया जाए। ट्रस्ट होना जो है अब जब हम कहते हैं कि ट्रस्ट शुरू से तो नहीं होता कि जी वो लेकिन ये है कि उसको बिल्ड करने के लिए ऑनेस्टी रखना। तो वो मैं पहले ऑनेस्टी का वर्ड नहीं बोलना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि ट्रस्ट के साथ उसको जोड़ा जाए क्योंकि वही ऑनेस्टी है जो ट्रस्ट को बनाती है और विद टाइम उसको स्ट्रेंथन करती है। तो दीज़ आर माय टॉप 3 मेरे ख़्याल में जो कि किसी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए मुझे ज़रूरी नज़र आते हैं। एंड प्लीज़ डू ऐड इफ यू नो मोर सच पॉइंट्स ताकि एक हमेशा की तरह एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर सकें कि क्या-क्या चीज़ें रिलेशनशिप के लिए एसेंशियल्स हैं। जी, नजीब थैंक यू। आई थिंक कि ये दीज़ आर आई थिंक गोल्डन सॉर्ट ऑफ नगेट्स। अम, ये जो आपने तीनों तीनों पेश किए हैं और इस बात को बढ़ाने से पहले एक ख़्याल आ रहा था मेरे ज़हन में। आई डोंट नो इफ आई मेंशन्ड दिस यस्टरडे जब हम नोट्स थोड़े से बना रहे थे। वो ये है कि मेरे ज़हन में एक चीज़ बहुत गहरी हर वक़्त आती है, शायद उम्र का तकाज़ा है या व्हाटएवर। वो ये कि और ये मैं अक्सर अपने बच्चों से और फैमिली से और अपनी वाइफ़ से भी कहता हूँ कि इट विल बी इम्पोर्टेंट कि जब भी सिहाम व्हेन पासेस अवे, तो चाहे वो जितने भी सालों के लिए कोई याद रखे, तो वो कैसे याद रखे? वो किन वर्ड्स के अंदर याद रखे कि वाज़ आई फेयर? वाज़ आई ऑनेस्ट? वाज़ आई विंडिक्टिव, फुल ऑफ एंगर? तो कैसे याद रखा जाए मुझे? तो मेरे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक टाइम देना, फेयर होना, ट्रस्ट का बिल्ड करना, दिस इज़ इन दैट डायरेक्शन जो मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मतलब उसमें मैं कितना कामयाब हूँ, नहीं हूँ, कि लोग ये किरदान सकें कि भई ठीक सही था, रादर देन समथिंग नेगेटिवली ख़्याल करें और ख़ास तौर पे मेरे जो बुनियादी रिश्ते हैं जिनकी कि हम तज़किरा भी कर रहे हैं। आपकी लिस्ट में मैं 2 एक चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक है कि दी अटमोस्ट और वो स्किल है, मैं पहले से बता दूँ और ये वक़्त के साथ आता है। वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की ना कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ज़िंदगी में जी बहुत दफ़ा ऐसे होगा कि मैं और आप इख्तिलाफ़ करेंगे, ठीक? इख्तिलाफ़ राय होगी, यही तो हुस्न है इंसान का। आप एक तरह के शख्स हैं, मैं एक तरह का शख्स हूँ। और वो मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ, एक ही घर के अंदर बच्चे जवान होते हैं, शख्सियतें बड़ी डिफरेंट होती हैं, वैल्यूज़ बड़ी डिफरेंट होती हैं, राइट? तो कोई पैसे को एक सिबलिंग एक तरीके से वैल्यू करता है, कोई दूसरा एक और तरीके से करता है। एक ही बात है, एक ही जगह पैदा हुए हैं, एक ही जगह बड़े हैं, वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो ये जो अटमोस्ट रिज़ॉल्व है ना, रेज़ोल्यूट रहे हैं आप कि अच्छा भई कॉन्फ्लिक्ट आया है तो इसको रिज़ॉल्व करना आना चाहिए, उस पे बात करनी आनी चाहिए और ऑफ़ कोर्स ईगो एक बहुत बड़ा हर्डल है। ये जो मेरी मैं है ना, यही बड़ी आड़े आ जाती है। तो इसको ज़रा तह करके, ज़रा संदूक में ज़रा दफ़ना के ही रखना चाहिए, ख़ास तौर पे जभी जहाँ आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना है, डिसएग्रीमेंट है। अच्छा दूसरा मैं पॉइंट ऐड ये करना चाहूँगा कि आपको एक पॉइंट के बाद लेट गो करना आना चाहिए। आई थिंक वो भी ईगो से ही जुड़ा हुआ है। तो जब आप ईगो को ज़रा संदूकची में तय करके रख लेते हैं ना तो फिर लेट गो करना भी आ ही जाता है। और मैं खुदा ना ख़वास्ता नजीब ये बिल्कुल नहीं कह रहा, हमारे सुनने वाले शायद समझें कि पता नहीं आप केयर करनी छोड़ दें। नहीं, आपने अपनी बात कह दी,
अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सुननी ज़रूरी है, बच्चों को सुनानी ज़रूरी है, बतानी ज़रूरी है, और अगर चाहेंगे तो मैं कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल्स भी दे दूँगा, ताकि बात एब्स्ट्रैक्ट ना रहे। तो उसके बाद यू लेट देम मेक देयर डिसीजन, देयर चॉइस, एंड देन ट्राई एंड बी जेन्युइनली ओके विद जो वो चाहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं नजीब, जो शायद मेरे वालिदैन प्रोबेबली वुड हैव डन समथिंग डिफरेंटली। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ, अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ डिस्क्लोज़र। माय फादर के ज़हन में जब भी कोई डॉक्टर होने का तज़किरा आता था ना, तो उनके ज़हन में जो पिक्चर थी ना डॉक्टर की, है नजीब, वो थी सर्जन। तो अगर हमारा दोस्त जो कार्डियोथोरैसिक सर्जन रहा है, वो सुने तो वो कहे छलांगे मारे, देखा तेरे तेरा बाप ठीक कहता था, सर्जन ही होता है जो असल में डॉक्टर होता है, बाकी तो सारे सिफर से ज़रब, है ना? तो उनको मैंने कहा कि मैंने तो साइकियाट्रिस्ट बनना है, और ये 3rd ईयर की बात है प्रोबेबली। तो ही गॉट अ लिटिल, हाउ शुड आई से, बिकॉज़ उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ, मैं एक चीर-फाड़ यू नो सर्जन बनेगा। तो बना वो साइकियाट्रिस्ट, और उसके बाद फिर साइंसदान और वगैरह-वगैरह। तो ही देन लेट इट बी। ही डिडन्ट इंसिस्ट, ही सेड कि चल ठीक है, इफ दिस इज़ व्हाट यू वांट टू। ऑल्दो मेरे फादर सुने तो एक मैं उनका तज़किरा करता चलूँ, ही वांटेड मी टू सिट इन द कॉम्पिटिशन वाला जो सिविल सर्विस का इम्तिहान होता है। बिकॉज़ तो उनको मैंने बड़ी मिन्नत से माजत की, मैंने कहा जी मुझे आप इस इम्तिहान में ना डालें, मैं ये नहीं कर सकता। ओह! कमिंग बैक टू दैट लिस्ट, तो अ, लेट गो करना आना चाहिए है, आई थिंक। सो यही 2 एडिशंस मैं करूँगा, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, द एबिलिटी टू लेट गो एंड देन बी एट पीस, ये करने नहीं। अ, तो अगर मेरे से इख्तिलाफ़ राय है और वो कुछ चीज़ चूज़ करते हैं, माय स्पाउस, माय चिल्ड्रन, माय डियरेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो देन आई लेट गो। इफ आई तो आई थिंक कि ये 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, और अपने सुनने वालों के लिए अगर हम इसको दोहरा दें, ईगो, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट व्हिच कम्स विद टाइम, वक़्त दें, उसको ज़रा सींचें, उसको ज़रा गोडी करें, बैठें उसके साथ, तो आपका ट्रस्ट भी बनता है। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, एंड लास्ट नॉट बट द लीस्ट, अम, कम्युनिकेशन। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो बड़े आई थिंक कलीदी रोल रखते हैं इन एनी रिलेशनशिप, और ये स्किल है, इसमें सब्र भी चाहिए है, इसमें सुनने की कैपेसिटी भी चाहिए है, कई और एट्रीब्यूट्स हैं। सो सो दैट दैट्स द लिस्ट। बिल्कुल सही। एक चीज़ तो ये एस्पेक्ट हमने आई थिंक अच्छा कवर कर लिया कि ये एसेंशियल्स हैं और इनके अगर हम समझते हैं कि हमने एक रिलेशनशिप बनाना है, तो ये इंग्रीडिएंट्स उसमें होने ज़रूरी हैं और ये मुख्तलिफ टाइम पे, मुख्तलिफ लेवल पे हमें रिपीटेडली टेस्ट किया जाएगा इन चीज़ों के साथ और हमें उसको याद रखते हुए उनको लेके चलना है। इसी के साथ अगर मैं इससे एक और क्वेश्चन भी बनाऊँ और वो आपसे पूछूँ कि क्या ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हैं अ, ब जो कि अगर आपको रिलेशनशिप में मिले तो आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए कि मामला जो है वो खराब हो रहा है या ये बेसिकली इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, इट्स अ क्राई फॉर इसको हमें दोबारा से रीग्रुप होके और इस रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत है। सो ऐसे क्या वो रेड फ्लैग्स होंगे या फिर ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो हमें इस रिलेशनशिप की खराबी की तरफ मुतवज्जो करें। तो डू यू हैव अ फ्यू इन माइंड? थैंक यू नजीब, ये ज़रूरी है, और कल कल के परसों जब हम डिस्कस कर रहे थे,
तो चंद चीज़ें मैं लिस्ट करता हूँ और देखें कि अगर आपके ज़हन में कोई और आती हैं तो वो ज़रूर हमें ना अपने सुनने वालों के लिए लिस्ट ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह करे कि अगर कभी-कभार होता है वो, जैसे एक बहुत बड़ी कहावत है ना कि द आईज़ डोंट सी व्हाट द माइंड डज़ नॉट नो। बिल्कुल। कभी-कभार वो लफ़्ज़ ना हो, मैं फ़ील तो कर रहा होता हूँ, लेकिन अगर कोई साथ खड़े हुआ शख़्स उसको आर्टिकुलेट कर दे ना तो मुझको एकदम होता है, ओए ओए यस, दिस इज़ व्हाट आई वाज़ फ़ीलिंग, राइट? या या दिस इज़ व्हाट वाज़ हैपनिंग टू मी, आई डिडन्ट हैव द वर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड हियर्स माय लिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुस्सा, एंगर, इरिटेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में सरफेस पे रहना शुरू हो जाए, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट राइट, ठीक? तो एंगर, गुस्सा, कि आप बात ना कर सकें और वो हर वक़्त लड़ाई हो जाए, यू नो, दिस एंड्स अप इन अ फाइट, तो दैट्स वन। इसके बिल्कुल बरअक्स, अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा खामोशी आ जाए, आप खामोश हो जाएँ और रिएक्ट ना करें, चाहे आप उसको सर्दमहरी कह लें, खामोशी कह लें, जैसे आप इंडिफरेंट हो जाते हैं। इंडिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल। या और अगर वो लगातार, और ये मैं बात कर रहा हूँ, ये खुदा ना ख़वास्ता कोई ये ना गर्दान ले कि इंसान का गुस्सा इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर रिश्ते में बात ही गुस्से से शुरू हो और गुस्से पे ख़त्म हो जाए, उसकी बात कर रहा हूँ, राइट? एक्सेसिव, परवेसिव, हर वक़्त, ज़्यादा वक़्त। तो अगर साइलेंस और इंडिफरेंस और सर्दमहरी हो जाए। सिमिलरली थर्ड, कि अगर कोई ये कहने पे या महसूस करना ये शुरू कर दे कि द अगला पर्सन इज़ डज़न्ट केयर। अच्छा, हो सकता है वो सर्दमहरी ना हो, खामोशी ना हो, गुस्सा ना हो। ये एक और तरीके से कभी-कभार सरफ़ेस करती है कि वन और द अदर पर्सन, द चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग कि यार द फादर डज़न्ट केयर, कि हमारे साथ क्या हो? या द स्पाउस स्टार्ट्स थिंकिंग कि द अदर पर्सन डज़न्ट केयर। तो ये फीलिंग अगर आनी शुरू हो जाए, तो फिर भी रेड फ्लैग है। और एक लफ़्ज़ एज़ उसी तर्ज़ की एक फीलिंग है, एस्ट्रेंजमेंट, कि अच्छा अब ये अंग्रेज़ी का ज़रा-सा अजनबियत आ जाए, कि आपको ये महसूस, मतलब अगर आप अपनी आँखें बंद करें और आप अपने किसी बड़े ही करीबी रिश्तेदार के बारे में सोचना शुरू करें, तो आपको पता लग जाएगा ना कि यार वो इस तरह के चीज़ के अंदर ऐसे-ऐसा रिएक्ट करेगा क्योंकि वक़्त गुज़ारा है। यू विल एक्सपेक्ट सम थिंग्स कि यार ये बात वो कह नहीं सकता। तो लेकिन आप हैरान होना शुरू हो जाएँ कि इस शख़्स को तो मैं जानता ही नहीं। हाउ कम ये वाला रिएक्शन आ रहा है? तो इसको जो अजनबियत का एहसास होना शुरू हो जाए, देन थिंग्स हैव चेंज्ड, यू हैवंट कम्युनिकेटेड, नाउ यू डोंट नो दैट पर्सन दैट वेल। तो मेरे नज़दीक तो ये चंद बुनियादी, लाइक यू सेड, रेड फ्लैग्स हैं, जो तकाज़ा करेंगे कि से हम थोड़ा-सा हाज़िर हो जाओ, लगता है गैर हाज़िर रहे हो उस रिश्ते में और अब ये चीज़ें क्रीप इन कर रही हैं। वो मेरे उस्ताद हमेशा कहते थे, हाज़िर होते हुए गैर हाज़िर नहीं होना, और ये 24/7 है रिश्ता, आप ऑटो पायलट पे नहीं लगा सकते। आप सोचेंगे तो दीज़ आर दैट दोज़ आर माय इम्पोर्टेंट गो टूज़, सो प्लीज़ फ़ील फ्री टू ऐड टू दीज़। हाँ, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लिए और बेसिकली यही होता है, यही इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो खतरे में है और इसके लिए कुछ किया जाए और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है एक्ट करना चाहिए एंड आई थिंक दोनों चीज़ें हमने अच्छी तरह कवर कर ली हैं कि एक के क्या-क्या इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं एक रिलेशनशिप को बनाने में और उसको अच्छे तरीके से चलाने में और फिर कहाँ पे हमें अलार्म फ़ील होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम इस तरीके का
बन जाता है तो। एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो आजकल जो सोशल मीडिया का रोल है, उसने भी बहुत सी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है और रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमें एक फ़ॉल्स सेंस देते हैं कि जैसे हम अगलों के साथ जुड़ गए हैं। मेरे ख़्याल में और ये मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पे किसी को देखते रहना या किसी से ताल्लुक़ बनाना या चलाना, वो वर्चुअल कॉन्टैक्ट जो है मेरे ख़्याल में उसको जब हम रियलिटी में कभी भी टेस्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो स्टैंड नहीं करता। तो और ये एक फ़ॉल्स हमें एक वो देता है कि हमारे रिलेशनशिप से हमें हमारा कॉन्टैक्ट है, हम उनके साथ सही चल रहे हैं या वो हमारे साथ सही चल रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि जब भी हम रियलिटी में उसे टेस्ट करते हैं किसी सिचुएशन में तो हमें बहुत ही एक डिफरेंट पिक्चर नज़र आती है। तो उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया जो है, वो अगर हमें एक चीज़ दिखा रहा है कि हमारे 85 या 90 कज़िन्स और रिश्तेदार जो हैं वो सब हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं या हम उसके थ्रू जो है अगले से रिलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बहुत लिमिटेड है, अगर है भी तो। तो एक और चीज़ जो है जी मुझे जो समझ आती है कि बहुत सी अनसेड एक्सपेक्टेशंस, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि एक दूसरे से कही नहीं जाती लेकिन एक्सपेक्ट की जाती हैं हर रिलेशनशिप के। वालिदैन सोचते हैं कि जी जब हमारा बच्चा जो है अगर ये कर जाता तो हमें बड़ी वो होती, लेकिन उन्होंने कभी उसको कहा नहीं कि बेटा ये कर दो ताकि हम खुश हो जाएँ। इसी तरीके से मियाँ-बीवी के बीच में भी कुछ अनसेड एक्सपेक्टेशंस दोनों एंड पे होती हैं, जो कि किसी भी वजह से माइंड में आ जाती हैं, लेकिन वो दूसरे को नहीं पता होती और दूसरा जो है वो कुछ कई बार उसे अनटैंगल करने की पता करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो वो उससे ज़्यादातर रिलेशनशिप में जो अ, दूसरे एंड पे होता है, वो कहता है कि नहीं यार ये एक्सरसाइज़ मेरे बस की बात नहीं है और वहाँ से वो रिलेशनशिप डाउनहिल चला जाता है क्योंकि जिसने सोचा हुआ है, जिसकी एक्सपेक्टेशन है, वो तो एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ है और वो उसी पे जज कर रहा है कि यार देखो आज भी ये नहीं हुआ और ये आगे होगा भी नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है इस रिलेशनशिप का। तो वो भी एक एलिमेंट जो है वो रिलेशनशिप्स को स्ट्रेन ज़रूर करता है और कई बार ख़राब भी कर देता है। सो हैविंग सेड ऑल दिस, आई थिंक कि इसके ऊपर मज़ीद बात हमें करनी चाहिए और इसको एक्चुअली कई जगह से मुझे फीडबैक भी इस तरह का आया है कि हमारे तमाम एपिसोड्स घूम फिर के जो हैं वो रिलेशनशिप्स और इन्हीं के ऊपर आ जाते हैं जो हमारी आपसी ताल्लुकात हैं उनके ऊपर। तो बात तो सही है, आपने बहुत से जो अभी 4-5 एपिसोड्स हमारे हुए हैं वो उनमें ही, लेकिन ये सब चीज़ें मैं बताना यही चाहूँगा सुनने वालों को कि ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं और ये चीज़ों को हम आइसोलेटेड नहीं रख सकते एक-दूसरे से, ये सब एक के साथ एक जुड़ी हुई। सो आई थिंक कि हमें इनको लेके रिलेशनशिप्स को लेके स्पेसिफिकली अलग एपिसोड्स भी आगे करने चाहिए। ताकि हम इनमें और क्लैरिटी ला सकें और स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, जो लाइन्स ड्रॉ हुई भी हैं रिलेशनशिप्स में वो क्या हैं, उनको समझना कितना ज़रूरी है, कहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशंस जो हैं अगर हैं तो दूसरे को बता देनी चाहिए वरना अपने आप को एक स्टेप पीछे ले जाना चाहिए। तो ये चीज़ों पे इंशाल्लाह हमें आगे डिस्कशन जो है वो जारी रखनी चाहिए। हमेशा की तरह हम फिर अपने टाइम जो है उसको हमने खूबसूरती से इस्तेमाल किया है और आई होप कि कुछ पते की बात लोगों को इसमें से निकलेगी और वो समझ समझ पाएँगे। जैसे कि डॉक्टर ताहिर अब हमारे कहने के मुताबिक सेल्फ केयर में लग गए हैं और भी लोग इस तरह के सोच जो है वो बनाएँगे। फाइनल फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू एंड देन वी साइन आउट। जी, जी, थैंक यू। बस मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि परहैप्स ठीक है, वील ऑल्सो थिंक कि एक इसके ऊपर एपिसोड और करनी है, थोड़ा और कॉन्क्रीट ये जो अभी आप मसाइल की बात कर रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन भी है, शिफ्टिंग एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या करना चाहिए? सबसे अहसन बात, अहसन तरीका क्या है? सो वील कंसिडर डूइंग अनदर एपिसोड। लास्ट में हमेशा वही
शायद आप नाज़रीन सोचते होंगे कि ये घिसी-पिटी बात करता है। अगर लगा किसी को हमारे सुनने से जो चीज़ें हमने लिस्ट की हैं कि उसको कोई बात समझ आई है, उसको कोई चीज़ का पता लगा है, उसके फ़ायदे में लगी है, तो इसको औरों के साथ भी शेयर करें। सो बढ़ाएँ ताकि औरों का भी कुछ किसी को कोई बात पता लग जाए। तो बस इस ख़्याल के साथ अपनी देखती आँखों और सुनते कानों को ढेरों सलाम सिहाम की तरफ से। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड ख़त्म करते हुए बस इतना सा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग सब ह्यूमन्स हैं और हमें ह्यूमन रहने के लिए ज़रूरी है कि कुछ रिश्तों की कदर करनी चाहिए, उनको उनकी अहमियत को समझना चाहिए और उनको सही चलाने के लिए हमें अपना रोल जो है वो कोशिश करना चाहिए कि सही तरीके से, एक ऑनेस्ट तरीके से हम वो रोल जो है वो प्ले कर सकें। और ये रिलेशनशिप्स जो हैं यही हमें इंसान या ह्यूमन जो है वो रखते हैं, तो और रखना भी चाहिए। तो अपना ख़्याल रखिएगा जी और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्वेश्चंस कीजिएगा, मुश्किल क्वेश्चंस कीजिएगा और अगले एपिसोड तक के लिए डॉक्टर नजीब आप सबसे खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।